अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ी थी। हबल्स लॉ को डिफ़ाइन किया था, स्टेट किया था और उसके केसेस हमने डिस्कस करने थे। बेसिकली आपके पास लैम्डा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो या फिर लेस दैन ज़ीरो हो सकती हैं। तो आज उन केसेस को डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है वो फ्रीडमैन रॉबर्टसन वाकर मेथड पढ़ेंगे और श्वार्ज़चिल्ड मैट्रिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केसेस पे आ जाते हैं। तो जब आपके पास लैम्डा ज़ीरो होगा, तो ये हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था कि जब लैम्डा ज़ीरो होगा, लैम्डा बेसिकली आपके पास कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था। तो ये आपके पास जब ज़ीरो होगा तो आपके पास जो क्योंकि टोटल एनर्जी के अंदर ए बी सी तीन टर्म्स आ रही थी, तो जो ए बी और जो डी वाला कांस्टेंट था उसके अंदर लैम्डा आ जाता है। तो लैम्डा जब ज़ीरो होगा तो डी वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास जस्ट जो है वो ए और बी वाली टर्म्स बच जाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन दी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा इज ज़ीरो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा फोर्स अदर देन ग्रेविटी। क्योंकि ये जो आपके पास लैम्डा वाली टर्म थी ये कॉस्मोलॉजिकल फोर्स को जो है वो कॉस्मोलॉजिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करती थी। तो अगर ये लैम्डा ही नहीं होगा तो आपके पास कॉस्मोलॉजिकल फोर्स भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है ग्रेविटी के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि यूनिवर्स की कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन को अफेक्ट कर सके। तो आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू जस्ट ए और बी कांस्टेंट की टर्म में रह जाएगी और ये आपके पास इक्वेशन बच जाएगी ए इंटू ए डॉट टी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए ऑफ टी। अब आपके पास अब यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ए डॉट टी जो है वो रिप्रेजेंट, आपको पता है कि ए ऑफ टी बेसिकली हमने बताया था कि ये आपके पास फैक्टर है जो कि क्या करता है, एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करता है। इसको हमने नाम दिया था स्केल फैक्टर का। तो इसका जो डॉट है ए डॉट, तो ये उसका डेरिवेटिव शो कर रहा है रेट एट विच यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो अब यानी ये स्केल फैक्टर का टाइम डेरिवेटिव है। अब अगर क्या हो, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही हो, तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि आपके पास ए ऑफ टी ज़्यादा होगा। ए ऑफ टी एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन यानी आपके पास फैक्टर है। तो अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है तो इसका मतलब है ए ऑफ टी की वैल्यू जो है वो लार्ज हो रही है। तो इसके लार्ज होने की वजह से आपके पास ये ओवरऑल बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर जो है वो ओवरऑल छोटा आएगा। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास सेकंड टर्म है बी डिवाइडेड बाई ए ऑफ टी, ये स्मॉल हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो ये डिक्रीज़ कर रही है, तो बेसिकली ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही थी पोटेंशियल एनर्जी को। तो जो नेगेटिव अब ये आपके पास ये डिनोमिनेटर बड़ा, आंसर छोटा, तो इसका मतलब है आपके पास ओवरऑल जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये आंसर छोटा हो रहा है। तो नेगेटिव में छोटा हो रहा है, तो आपको पता है जब माइनस में कोई क्वांटिटी जो है वो छोटी हो रही है तो उसका मतलब है वो बड़ी हो रही है नेगेटिव वैल्यू में, क्योंकि वो आंसर बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा तो आपके पास इस फैक्टर को छोटा हो जाना चाहिए ताकि आपके पास टोटल एनर्जी कंजर्व रहे। तो इसी वजह से आपके पास क्या होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसको भी डिक्रीज़ करना चाहिए ताकि, और ये अगर डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास असल में ये जो टाइम डेरिवेटिव है एक्सपेंशन फैक्टर का, स्केल फैक्टर का, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक्सपेंशन रेट जो है वो स्लो हो गया। तो इससे आपके पास जो सिंप्लीफाइड वर्ड्स में क्या आंसर निकला कि आपके पास जब एक्सपेंशन हो रही होगी या यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही होगी तो आपके पास जो रेट होगा एक्सपेंशन रेट वो स्लो हो जाएगा ओवर टाइम। अब आपके पास नेक्स्ट केस है केस 2 जिसमें लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अब आपके पास इन्फ्लुएंस आएगा कॉस्मोलॉजिकल फोर्स का। तो अब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये एक रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स की तौर पे काम करेगा। तो उसका क्या मतलब है कि आपको पता है कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रिपल्सिव के तौर पे काम करने का मतलब ये है कि गैलेक्सीज जो हैं वो आपस में रिपेल होंगी, एक दूसरे से फार अपार्ट मूव करने की कोशिश करेंगी। तो अब ग्रेविटी तो क्या करती है, गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ पुल करती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास लैम्डा पॉजिटिव बना है तो ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम कर रहा है, गैलेक्सीज को फार अवे मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास यूनिवर्स, अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाइड वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर जाएगी, यानी आपके पास गैलेक्सीज फार अवे मूव कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो रेट होगा कि जिसके थ्रू यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही थी, फैल रही थी, तो गैलेक्सीज के फार अवे मूव करने की वजह से वो बढ़ जाएगा। तो
अब आपके पास यहाँ पे थर्ड केस आ जाता है लैम्डा लेस देन ज़ीरो। अब जैसे लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वो रिपल्जन को शो कर रहा था, तो लैम्डा लेस देन ज़ीरो आपके पास कॉस्मोलॉजिकल अट्रैक्शन को शो करेगा। अब आपके पास क्या होगा कि जैसे ग्रेविटी की पुल थी गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ मूव कराने की, तो सेम इसी तरह आपके पास कॉस्मोलॉजिकल फोर्स भी क्या करेगी, गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो अब इससे क्या होगा कि आपके पास एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, तो इसका मतलब एक्सपेंशन रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो इससे यानी और स्लो डाउन होते होते यूँ भी हो सकता है कि आपके पास अब कंट्रैक्शन आना शुरू हो जाए, तो एक्सपेंशन के बजाय उसका इन्वर्स होना शुरू हो जाए, यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये होते होते आपके पास कंट्रैक्शन की तरफ ये सारी चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। तो आगे आपके पास यही लिखा है यहाँ पे, सॉरी स्लाइड दूसरी ओपन हो गई। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसकी इम्प्लीकेशन कि नेगेटिव साइन कंट्रीब्यूट करेगा ऐसी फोर्स को जो कि क्या करेगी, गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ मूव करवाएगी, पुल बैक टूवर्ड्स ईच अदर, काउंटर एक्टिंग एनी एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के अगेंस्ट काम करेगी इफ़ स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दिस कैन इवेंचुअली लीड टू अ सिनारियो वेयर द यूनिवर्स स्टॉप एक्सपेंडिंग एंड स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, यूनिवर्स एक्सपेंशन स्लोज डाउन सिग्निफिकेंटली एंड कैन रिवर्स इनटू अ कंट्रैक्शन पोटेंशियली लीडिंग टू अ बिग क्रंच वेयर द यूनिवर्स कोलैप्स बैक ऑन इटसेल्फ। तो यहाँ पे फिर इवेंचुअली ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि बिल्कुल यूनिवर्स कोलैप्स कर जाए, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो है वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। तो इस मेथड का नेम क्या है, टाइटल क्या है, फ्रीडमैन रॉबर्टसन वॉकर मेथड। इसको हम सिंपलीफाइड वर्ड्स में FRW मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली ये कैसे काम करता है कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे ये यूनिवर्स को की एक्सपेंशन को यानी एवोल्यूशन कैसे यूनिवर्स इवॉल्व कर रही है टाइम के साथ, ये एक्सप्लेन करता है। क्योंकि आपके पास बेसिकली हम कॉस्मोलॉजी स्टडी कर रहे हैं और कॉस्मोलॉजी के अंदर बेसिकली आप यूनिवर्स के एक्सपेंशन को, यूनिवर्स के ऑरिजिन को डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो मेथड है आपके पास, ये क्या करता है, जनरल रिलेटिविटी के मेथड्स को ही लेके यूनिवर्स को की एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करता है। और क्या कहता है कि यूनिवर्स आपके पास होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है कि आपके पास हर डायरेक्शन से उसकी जो लोकेशन है और उसका स्ट्रक्चर है वो सेम नज़र आए। तो ये बेसिकली आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस का मतलब है। तो अब ये मेथड कैसे काम करेगा, इसके अंदर एक मैट्रिक यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं FRW मैट्रिक। अब ये मैट्रिक टेंसर आपके पास क्या होता है कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन आप आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे हमने ये आपके पिछला टॉपिक था, लेकिन ये इसके अंदर टेंसर यूज़ हो रहे थे, तो इसको भी हमने जो है वो छोड़ा हुआ है। तो उसके अंदर आपके पास अब उसके जो सोल्यूशन होते हैं ना, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये उन्हीं का जो एक सोल्यूशन है वो एक मैट्रिक की फॉर्म में FRW मैट्रिक है। तो अब ये क्या करता है कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को स्टडी करता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है और वो इक्वल आती है ds² = dt² प्लस AT²। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास dr² × 1 - kr² प्लस r² d⍵² प्लस r² sin² ओमेगा d⁵²। तो यहाँ पे जो d⍵ इसकी जगह आपकी बुक में d⁻θ यूज़ हुआ है, तो आप ओमेगा भी यूज़ कर सकते हैं और थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास कौन कौन सी टर्म्स हैं यहाँ पे। तो जो आपके पास यहाँ पे ds² है, ये स्पेस टाइम इंटरवल को शो कर रहा है। इसी तरह c तो आप जानते हैं, यहाँ पे c जो है वो डायरेक्टली नहीं लिखा गया, लेकिन आगे हम इसको लिखेंगे भी। तो ये जो है आपके पास, तो ये तो हुआ स्पेस टाइम इंटरवल। जो dt है ये आपके पास यहाँ t टाइम है। इसी तरह r आपके पास यहाँ पे जो dr यूज़ हो रहा है ये आपको देगा यानी स्पेशल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको रेडियल डायरेक्शन देगा। और इसी तरह k आपके पास यहाँ पे कर्वेचर पैरामीटर है जो कि बताएगा कि आपके पास यूनिवर्स की शेप कैसे बनेगी। आगे हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली k यहाँ पे जो है वो कर्वेचर पैरामीटर है जो कि शेप्स को बताएगा, यूनिवर्स की शेप कैसे कैसे हो सकती है, फ्लैट और कर्व्ड और इस तरह। तो क्लोज, और यहाँ पे जो कर्वेचर पैरामीटर है इसकी वैल्यूज़ आप जो है वो 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं, एक 0 है, एक -1 है और एक +1 है। तो इनको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स को 1 बाय 1 जो है वो k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए लिखा गया है। तो अब बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि k आपको बताएगा कि कैसे आपके पास यूनिवर्स की शेप आएगी, कर्वेचर आएगा। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं k = -1 के लिए। अब अगर आपके पास ये जो कर्वेचर पैरामीटर है ये अगर आ जाए -1,
तो अब ये क्या बताएगा, इसको हम जो 3 तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम बताएंगे ज्योमेट्री, फिर शेप, फिर फेट। तो यही 3 जो आपके पास टर्म्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम सारी जो आपके पास कर्वेचर पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज़ हैं -1, +1 और 0, इन तीनों के लिए इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले k = -1 आपको जो ज्योमेट्री बताता है वो बताता है हाइपरबोलिक। और हाइपरबोलिक ज्योमेट्री के शेप आपके पास कैसी आती है, द यूनिवर्स इज़ इन्फिनिट एंड एक्सपेंड्स फॉर एवर, इट हैज़ अ सैडल लाइक शेप। तो अब यहाँ पे ये जो आपके पास हाइपरबोलिक ज्योमेट्री आई है, इससे आपको ये शेप क्या पता चलती है कि आपके पास सैडल लाइक शेप है। सैडल लाइक यूँ समझ लें जैसे घोड़े के ऊपर वो एक होता है जिसे बोलते हैं, जिसको घोड़ी की सीट समझ लें, सीट बोला जाता है, काठी। तो बेसिकली वो आपके पास उसकी शेप इस तरह की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्स इस तरह नज़र आएगी जैसे एक्सपेंड करिए फॉर एवर, यानी उसकी एक्सपेंशन जो है वो आपके पास कंटिन्यूसली जो है वो एक्सपेंड करी होगी। तो हम इसकी फेट क्या बोल सकते हैं, यानी आपके पास इसकी यही समझ लें कि उसका फ्यूचर जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर क्या होगा कि आपके पास यूनिवर्स एक्सपेंड करती रहेगी फॉर एवर और पोटेंशियली स्लोइंग डाउन बट नेवर स्टॉपिंग। तो अगर इसकी एक्सपेंशन रेट थोड़ा स्लो भी हो रहा है, लेकिन वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर एवर के लिए, कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। क्लोज यूनिवर्स किस केस में होगी, ओपन यूनिवर्स के इक्वल टू -1 के लिए थी, +1 के लिए आपके पास क्लोज यूनिवर्स होगी। अब ये जो ज्योमेट्री आएगी वो होगी स्फेरिकल ज्योमेट्री, जिसको और जो ऊपर वाली थी उसके लिए हम नेगेटिव बोलते थे कर्वेचर, और इसके लिए आपके पास पॉजिटिव कर्वेचर होता है। अब यहाँ पे शेप कैसे आएगी, तो अब क्योंकि हम स्फेरिकल टाइप कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि अब बैलून टाइप शेप होगी इसके अंदर। जैसे सरफेस ऑफ बैलून होती है तो वो बिल्कुल आपके पास स्फेरिकल फॉर्म बन सकती है, तो सेम इसी तरह आपके पास ये शेप आएगी। अब इससे क्या पता चलेगा कि यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट है, यानी अब ये क्योंकि आपके पास जो वो सैडल लाइक शेप होती है तो उसके अंदर तो आपके पास कर्वेचर नेगेटिव आता है, तो वो एक्सपेंड करती है। लेकिन इस केस में आपके पास फाइनाइट जो है वो यूनिवर्स की एक्सपेंशन होगी। आगे के स्टडी करते हैं। तो अब इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास k = +1 के लिए क्लोज यूनिवर्स के लिए एक्सपेंशन जो है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन होगा क्या कि एक्सपेंशन होते होते मैक्सिमम साइज़ तक जाएगी, और फिर जो है वो मैक्सिमम साइज़ तक जाने के बाद अब मैक्सिमम साइज़ पे जाने कैसे गई है कि आपके पास जो ऐसी पुल थी, ऐसी फोर्स थी जो एक्सपेंशन काज कर रही थी, वो जो है वो अब मैक्सिमम उसकी यानी लिमिट आ जाएगी। अब वो और मज़ीद जो है वो ग्रेविटेशनल पुल को जो है वो बैलेंस कर देगी, और उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उस जो आपके पास एक्सपेंशन फोर्स थी उसको ओवरकम करके जो है वो दोबारा यूनिवर्स जो है वो अपने साइज़ में यानी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और फिर इस तरह हो सकता है इवेंचुअली के कॉन्ट्रैक्ट होते होते आपके पास कोलैप्स कर जाए, तो इसको बोलते हैं बिग क्रंच। तो अब आपके पास फ्लैट यूनिवर्स क्या होगी k = 0 के लिए, तो ये आपके पास बिल्कुल फ्लैट, इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, फ्लैट लाइक अ प्लेन, जैसे प्लेन होती है आपके पास, तो सेम इसी तरह आपके पास जो फ्लैट यूनिवर्स है वो इस तरह लगेगी। इसकी शेप भी क्या होगी, इन्फिनिट होगी, फ्लैट होगी। और ये क्या होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा कि ये कंटिन्यू करेगी एक्सपेंशन फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए इसके अंदर भी एक्सपेंशन होती रहेगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड जो पढ़ना था। अब नेक्स्ट आपके पास है चॉर्ज-सिल मैट्रिक। बेसिकली चॉर्ज-सिल मैट्रिक जो है वो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का ही सोल्यूशन है जनरल रिलेटिविटी के अंदर। जो हमने पहले जो मेथड पढ़ा टेंसर का FRW, वो भी आपके पास जनरल रिलेटिविटी के अंदर जो है वो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का सोल्यूशन बनता था। सेम यहाँ पे भी ये भी सोल्यूशन ही है, और ये क्या करता है, ये बेसिकली जनरल रिलेटिविटी के अंदर एक्सप्लेन करता है कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होगी किसी भी ऐसे मैस के अबाउट जो कि मैस जो है वो उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वो नॉन रोटेटिंग हो, स्फेरिकल हो। तो इस तरह के जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए उनकी गिर्द कैसे फील्ड होती है ग्रेविटेशनल, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये आपके पास चॉर्ज-सिल मैट्रिक यूज़ होता है। और ये आपके पास फर्स्ट एग्जैक्ट सोल्यूशन था जो आपके पास आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है उनका, और इसका जो है वो मेजर रोल है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, उनकी ज्योमेट्री वगैरह को स्टडी करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चॉर्ज-सिल मैट्रिक जो है इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पे कौन से यूज़ होंगे, आपके पास स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, टी टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे r, θ, φ। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या बनेगी,
डी एस स्केयर इज इक्वल्स टू -1 - 2 लैम्डा ओवर आर डी टी स्केयर प्लस 1 - 2 लैम्डा ओवर आर की पावर -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी आर स्केयर, यहाँ पे पावर है लगाइएगा, मैंने गलती से नहीं लगाई, प्लस आर स्केयर डी थीटा स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा डी फाई। तो आपके पास बेसिकली ये वाले आपके पास डी फाई का भी स्केयर है, यहाँ पे ये जो पावर 2 है ना, ये पावर इधर है स्टार्ट में, इधर एंड पे। तो ये आपके पास चुआर्चल मैट्रिक की आपके पास कोऑर्डिनेट बनते हैं मैट्रिक के। तो इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास बेसिकली लैम्डा जैसे आपने पहले डिफाइन कराया था, तो अब ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप आगे चल के देखेंगे कि लैम्डा जो 2 लैम्डा है ना बेसिकली एट आर इक्वल्स टू आर एस, ये आपको चुआर्चल रेडियस देता है। तो इसको आगे चल के देखेंगे भी, और बाकी टर्म्स तो आपको पता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये डिफरेंट आर थीटा एंगल कोऑर्डिनेट्स स्पेस कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अब आर आपके पास बेसिकली रेडियल डिस्टेंस है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि इनको हम कैसे एक्सप्लेन। और यहाँ पे एक टर्म जो लैम्डा यूज़ हुई है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास जी एम ओवर सी स्केयर, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम एस और डिवाइडेड बाय सी स्केयर स्पीड ऑफ लाइट। अब बेसिकली इसकी टर्म में हम कैसे बता सकते हैं डिफरेंट टर्म्स को। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट में बताया था कि जब आर आपके पास इक्वल हो जाए 2 लैम्डा की, ये बेसिकली लैम्डा की वैल्यू है जी एम ओवर सी स्केयर, तो आपके पास क्या होता है चुआर्चल रेडियस बनता है, और जिसको हम जिसको कह सकते हैं इवेंट होराइजन। तो ये आपके पास आपने याद रखना है कि आर इक्वल टू आर एस पे आपके पास जो रेडियस होता है उसे कहते हैं चुआर्चल रेडियस। अब इस नेचर क्या है इसकी, ये क्या है, दिस इज़ द बाउंड्री बियॉन्ड विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ब्लैक होल। तो बेसिकली ये आपके पास एक ऐसी बाउंड्री होती है कि जिसमें से लाइट भी नहीं, लाइट और ग्रेविटेशनल पुल है वो भी क्या कर सकती, वो भी एस्केप नहीं कर सकती इस रीजन से। तो अगर इससे लेस वाला रीजन होगा तो आपके पास जो मैट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो अपने साइन चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास टाइम लाइक और स्पेस लाइक कोऑर्डिनेट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब अगर इसके अंदर देखेंगे आपके पास आर इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, तो आर इक्वल टू 0 बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो इन्फिनिट बन जाता है, और वहाँ पे आपके पास लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो वैलिड नहीं रहते। तो आगे चलते हैं। तो आपके पास जैसे कि इस मैट्रिक चुआर्चल मैट्रिक के अंदर 3 डिफरेंट टर्म्स थी, तो इसमें फर्स्ट टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया 1 बाय 1 जो है वो सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया। तो जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास बेसिकली टाइम डायलेशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जो टाइम डायलेशन आएगा तो वो इस टर्म के थ्रू एक्सप्लेन होगा। तो आपके पास क्या होगा, ये फैक्टर अगर आप आर को डिक्रीज़ कर दें, तो आर बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आर के डिक्रीज़ होने से आपके पास ये ओवरऑल टर्म जो है, ये पूरी टर्म जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, और इसके ग्रेटर होने से आपके पास जो है वो टाइम डायलेशन जो है वो इंक्रीज यानी टाइम डायलेशन होगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस को डिक्रीज़ करने से आपके पास टाइम जो है वो डायलेशन इंक्रीज़ करेगी। अब आपके पास इसी तरह एक और टर्म सेकेंड टर्म है, वो क्या है 1 - 2 जी एम ओवर सी स्केयर इंटू आर होल टू द पावर -1। तो ये बेसिकली क्या है, दिस टर्म अकाउंट्स फॉर द स्पेशल डिस्टॉर्शन इन दी रेडियल डायरेक्शन। तो आपके पास जो स्पेशल आप जानते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट की क्लास है, तो जो स्पेस कोऑर्डिनेट के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है रेडियल डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो टर्म है वो उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो अब क्या होगा कि अगर जैसे ही आपके पास आर जो है वो अप्रोच कर जाए चुआर्चल रेडियस जो भी हमने एक्सप्लेन किया था, तो क्या होगा, इसकी वजह से आपके पास ये जो ओवरऑल टर्म होगी ये बहुत लार्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो कर्वेचर है स्पेस का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और ये कैसे हुआ है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे आर की जगह आप खुद, बल्कि आपका ये होम टास्क भी है, आपने आर की जगह जो है वो चुआर्चल रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको बेसिकली आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपको पता है 2 लैम्डा वही वैल्यू बन रही है जो कि आप चुआर्चल रेडियस की फॉर्म में बताते हैं, आर इक्वल होता है 2 लैम्डा के। तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो आपस में कट होके 1 बच जाएगी, और 1 - 1 0, और आपके पास होल पावर -1 में है, तो 1/0 आपके पास बेसिकली इन्फिनाइट बन जाएगा, इन्फिनिट आंसर देगा। तो इस वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रॉन्ग कर्वेचर स्पेस के अंदर आएगा। अब जो आपके पास थर्ड टर्म थी, ये तो बेसिकली आपको पता है कि एंगुलर पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा डी फाई की फॉर्म में, डी फाई स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि क्या करता है, आपको ज्योमेट्री बताता है स्फीयर्स की, जो कि उस मैथ्स के अबाउट जो है वो जिसकी ज्योमेट्री होगी उसको एक्सप्लेन करेगा। अब ये फ्लैट सरफेस के कंपैरिजन में ये अनचेंज रहेगा, पहले बाकी जो 2 टर्म्स थी उनके अंदर चेंजिंग आई थी, इसके अंदर नहीं आएगी।